चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हम मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैग्नेटिज्म में मतलब एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है मैग्नेटिज्म। ये इसलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म में हमें जितनी सारी कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड है उन सब का डिस्कशन हम ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कर चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में हमने बस क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जितने सारे इफेक्ट्स है उन सबको हमने बस यहाँ पे मैग्नेट जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है वो प्रोड्यूस करने के बाद कैसे होता है इस टर्म में हमने वहां पे डिस्कस किया था। उसमें हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हम जियोमैग्नेटिज्म या फिर स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज सेम पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं और आज के डिस्कशन का हमारा पहला पॉइंट है दैट इज मैग्नेटिक मैप्स। अब ये मैप मतलब क्या होता है आपको मालूम है, लेकिन ये जनरल मैप नहीं है। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक मैप। अभी मैग्नेटिक मैप मतलब होता क्या है, देखो कि बेसिकली जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, अब ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कंसेप्ट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्लियर कट आइडिया देती है एंड जिनको अपन स्टडी करने के बाद अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें पहला एलिमेंट आता है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसके बाद में नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डीप। अब इनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। मतलब ये जो तीन कंसेप्ट आपको बोर्ड के ऊपर दिख रही है, ये तीनों कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की पूरी स्टडी करते हैं, मतलब उसके बारे में हम कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इन तीनों को बोला जाता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब होता क्या है, देखो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट मूव होंगे तो हमारे मूव होने के बाद हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस केस के लिए हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेटर एंड पोल में क्या होता है उसकी केसेस हम देख चुके हैं। ठीक है, अब उसी तरह से क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये चेंज होती है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिन पे ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये जो एंगल ऑफ डीप है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी वैल्यू सेम भी होती है, फिर वो इक्वल रहेगी नहीं तो जीरो रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इन सब मैग्नेटिक एलिमेंट्स की जो इक्वल वैल्यूज है उनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो मैप हमें मिलेगा उसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक मैप। तो मैग्नेटिक मैप मतलब क्या होगा, द लाइंस joining points having equal values of magnetic elements। जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें कौन से, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनकी जो इक्वल वैल्यूज है, जिस पॉइंट पे इनकी वैल्यूज इक्वल होती है उनमें से अगर हम उनको ज्वाइन करने वाली अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के ऊपर से जो मैप फॉर्म होता है उसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक मैप। तो ये मैग्नेटिक मैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ लाइंस कंसिडर करते हैं जिनको बोला जाता है एज ए आइसोगोनिक लाइंस, उसके बाद में एगोनिक लाइंस, उसके बाद में आइसोक्लिनिक लाइंस, उसके बाद में अक्लिनिक लाइंस एंड उसके बाद में आइसोडायनामिक लाइंस। ठीक है, इस तरह की लाइंस होती है मैग्नेटिक मैप्स में जो कनेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर क्या है, ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो जो है, आइसो इसका हर एक केस में मतलब होगा सेम, एंड ए जो है ए इसका मतलब होगा जीरो। अगर गोनिक की बात की जा रही है तो उसको अपन कंसीडर करेंगे
एज रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब कि देखो यहाँ पे जो मैंने आइसोगोनिक लाइन लिखा है इसका मतलब क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसी तरह से एगोनिक का मतलब क्या होगा, द लाइंस ज्वाइनिंग हैविंग जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसी तरह से आइसोक्लिनिक एंड अक्लिनिक जो है इट इज रिलेटेड विथ डीप होता है, मतलब एंगल ऑफ डीप। अब ये एंगल ऑफ डीप से रिलेटेड फिर से यहाँ पे आइसो आ रहा है, आइसो का मतलब होगा सेम, मतलब लाइंस ज्वाइनिंग हैविंग सेम एंगल ऑफ डीप बन जाएगा आइसोक्लिनिक लाइंस, एंड लाइंस ज्वाइनिंग हैविंग जीरो एंगल ऑफ डीप बन जाएंगे अक्लिनिक लाइंस। एंड एट द एंड आता है आइसोडायनामिक लाइंस। आइसोडायनामिक लाइन का मतलब फिर से आइसो मतलब सेम, क्या सेम, बीएच सेम। बीएच का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर के एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वर्कशीट में प्रोवाइड किए थे, इसलिए ये पार्ट आपको नया नहीं है। वहां पे जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, थ्योरी क्वेश्चन थे, सेम डेटा वहां पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया था। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक मैप्स। कुछ ज्यादा बात यहाँ पे करनी नहीं है, बस ये स्टेटमेंट्स है, इनसे रिलेटेड कोई अगर थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है तो मालूम होना चाहिए था, इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैग्नेटिक मैप्स, उसमें तीन मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिर उनसे रिलेटेड आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोक्लिनिक, अक्लिनिक एंड आइसोडायनामिक लाइंस। है क्लियर? ओके। अब इससे रिलेटेड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पे पढ़ना है, जिसको बोला जाता है एज ए न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। अब ये न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या होता है? यस, कम ऑन फास्ट, कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, कुछ आइडिया आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल पॉइंट? लिख तो दिया मैंने न्यूट्रल पॉइंट, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है? शुभमकर, बद्री, न्यूट्रल पॉइंट मीन्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड जीरो। वेरी गुड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जीरो होगी उनको बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी, उसकी सिचुएशन हमें यहाँ पे चाहिए। बोल सकता है बेटा ये इसके बारे में, क्यों जीरो होगी शुभमकर? नहीं सर, ते नहीं माहित। ओके ठीक है, होता क्या है देखो, हमें मालूम है कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई बार मैग्नेट रख देंगे तो बार मैग्नेट को स्पेस में प्लेस करने के बाद बार मैग्नेट भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन होता क्या है, इन पर्टिकुलर केसेस, एक आधी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड है एक पॉइंट के ऊपर, उतनी ही मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड अगर बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस कर दी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगी एंड उस पॉइंट को अपन कंसीडर करते हैं एज ए न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होगा? on the surface of earth if magnetic field produced by a bar magnet cancels or balances horizontal component of Earth's magnetic field, then resultant magnetic field at that point will become zero, एंड जिस पॉइंट पे इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है उसको बोला जाएगा एज ए न्यूट्रल पॉइंट। मतलब कि क्या है देखो, एकदम सिंपल सी कंडीशन है
कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हर एक पॉइंट पे स्पेस में प्रेजेंट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट है उसको रख दे रहे हैं। अब मैग्नेट भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो मतलब जो फील्ड मैग्नेट ने प्रोड्यूस की है वो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रही है, एक आधे पॉइंट पे बैलेंस कर रही है, मतलब क्या हो रहा है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो गई तो ये पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो बनेगी, एंड उस केस में उस पॉइंट को बोला जाता है एज ए न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, एंड न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए एकदम सिंपल सिचुएशन है। देखो जैसे कि अपन अर्थ के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, हमें मालूम है कि ऊपर ज्योग्राफिक नॉर्थ हम कंसीडर करते हैं, लेकिन जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहां पे मैग्नेट का साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेटिक साउथ पोल कंसीडर कर लिया है तो यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड होती है ऑन साउथ पोल। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ प्रोड्यूस करेगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, अब ये जो बार मैग्नेट मैंने रखा है उसकी कंडीशन ऐसी है, क्या है कंडीशन देखो, कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ध्यान से देखो फर्स्ट केस है जहां पे मैंने कंडीशन मेंटेन की है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हेडिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। डायग्राम में मैंने क्या शो किया है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की टुवर्ड्स हेडिंग है, मतलब वहां पे हमने रखा है। तो उस केस में क्या होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एट द सेम टाइम मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, फिर से स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल। उसी तरह से ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी साउथ पोल पे आके एंड होगी, लेकिन वहां पे एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसको मैं क्रॉस से लिख रहा हूं, और इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको मैं यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा हूं। उस पॉइंट पे क्या होगा देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन इधर थी, अब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इस मतलब डाउनवर्ड है, उसके अपोजिट है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। यानी कि देखो कंडीशन क्या होती है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का अगर अर्थ के साउथ पोल के टुवर्ड्स हिडिंग है तो उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां पे आता है, वो आता है मैग्नेट के इक्वेटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो दोनों न्यूट्रल पॉइंट है इनमें से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिला हमें, इक्वेटर पे मिला। क्लियर है सबको? शुभमकर बेटा रिप्लाई दे जा, क्लियर है के बोलने के बाद, यस नो, ठीक है, बाकी लोग तो नहीं बोल नहीं सकते हो। शुभमकर क्लियर? हो सर। ओके चलो, तो इस केस में हमें मालूम है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन BH कंसीडर करेंगे, उसके बाद में हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r का क्यूब। तो इस फॉर्मूले का यूज करके ये जो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया BH इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पे BH आपको दिया जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की डायपोल मूवमेंट हमें मालूम है, बस हमें गिवन पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, वो r कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे r की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब सेम केस नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी मैग्नेट का नॉर्थ मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जहां पे है वो ऊपर है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल नीचे है। तो इस केस में अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे
तो उस केस में क्या है कि ये सारी लाइंस जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। एंड इनकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल करेगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, देखो अगर स्पेस में हम कोई बार मैग्नेट प्लेस कर देंगे तो ये मैग्नेट प्लेस करते टाइम हमने अगर नॉर्थ पोल यहां पे रखा है, साउथ पोल यहां पे रखा है, यानी कंडीशन क्या है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन कि बार मैग्नेट का जो भी नॉर्थ पोल है ये हेडिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स ये एक्ट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे इस तरह से ट्रैवल करने वाली है। किस लिए, किसके लिए? फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एट द सेम टाइम इस मैग्नेट की भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फिर से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल के ऊपर आके एंड होगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर देखेंगे तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अपवर्ड जा रही है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड आ रही है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो बनने वाली है, इस पॉइंट के ऊपर भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनने वाली है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमें जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो मिल रहा है अलोंग एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट। ये मिलता है अलोंग एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट उसको अपन एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस के ऊपर हमें इस तरह के पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो हमें मालूम है कि एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ0/4π × 2m/r³ इज इक्वल्स टू BH। अगेन सेम केस है, बाकी हमें m दिया जाएगा, BH दिया जाएगा, बस हमें R कैलकुलेट करना है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला किस केस में यूज होगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स है तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे आता है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक साउथ के टुवर्ड्स है तो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आता है, अलोंग इक्वेटर आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अभी न्यूट्रल पॉइंट की कंसेप्ट होने के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सारे डिवाइसेस के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम सेम होगा जो गैल्वेनोमीटर करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अब ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मतलब क्या होगा, वही केस है जो गैल्वेनोमीटर करता था। गैल्वेनोमीटर क्या करता था? यस, व्हाट वाज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? नहीं याद है किसी को? ठीक है, मैं क्या करता, हाँ शुभम कर, बोलो बेटा। स्मॉल करंट डिटेक्ट करता, मेजर करता। वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज मीन बाय गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। अब डिटेक्ट द करंट मतलब देखो यहाँ पे करंट की मेजरमेंट नहीं हो रही, क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है सिर्फ डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। करंट को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट नहीं हो सकती, और मेजरमेंट जो होती है एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो यहाँ पे जो है करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम जैसे गैल्वेनोमीटर जो पहले यूज करते थे उसी के सिमिलर यहाँ पे एक अलग टाइप का गैल्वेनोमीटर है जिसको अपन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है बेसिकली इट वर्क्स ऑन द एक लॉ है जिसको अपन बोलते हैं एज ए टेंजेंट लॉ। ये वर्क करता है ऑन द मैकेनिज्म ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ। अब ये टेंजेंट लॉ होता क्या है, देखो बेसिकली अगर स्पेस में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, मतलब दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में,
एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को इस तरह से अगर पुट कर देंगे जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा इतना एंगल बना रही है, तो उस केस में यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे BH इंटू टैन ऑफ थीटा ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एंड ये जो BH टैन थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोला जाता है टेंजेंट लॉ। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इट विल वर्क ऑन द सेम मैकेनिज्म, सेम प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ मतलब क्या होगा, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे वो BH इंटू टैन ऑफ थीटा होगा, बस इतना ही टेंजेंट लॉ है। एंड उसी के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वंस अगेन, गैल्वेनोमीटर मतलब क्या होगा शुभमकर? गैल्वेनोमीटर मींस डिटेक्ट करंट। करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस। ठीक है, पहले अपन उसको पढ़ चुके हैं। वो मूविंग कॉइल था, मतलब करंट फ्लो होता था, कॉइल डिफ्लेक्ट होती थी, फिर टॉर्क एक्ट होता था, हम उसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब वैसे नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक कंपास नीडल प्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन है जिसके ऊपर एक स्केल है, सर्कुलर स्केल है, और उसके ऊपर डिफ्लेक्शन काउंट करने के लिए और इस तरह से मार्किंग की है। एंड इसके सेंटर में इस तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल हमने प्लेस किया है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कॉइल है, मतलब सर्कुलर प्लेन है जिसमें ये कंपास नीडल हमने प्लेस की है, और इसको परपेंडिकुलर जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसमें हमने क्या किया है, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल को प्लेस किया है। इन दोनों को इस तरह से सपोर्ट करने के लिए कुछ बेस प्रोवाइड किया है, और ये सारा सेटअप जो है एक पर्टिकुलर स्टैंड के ऊपर प्लेस किया है। ठीक है, इस तरह का जो सेटअप है इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कंसीडर किया जाता है। तो अब ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, देखो एकदम सिंपल सिचुएशन है कि ये जो कंपास नीडल है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की है, तो ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट करती है। लेकिन हम करते क्या है, एट द सेम टाइम ये जो बाहर की कॉइल दिख रही है, इस कॉइल में से हम करंट फ्लो कर देते हैं। अब करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, वी नो दैट एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो गया तो उसके सेंटर पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इस कंपास नीडल के ऊपर एक्ट होती है, वो बनेगी BH टैन थीटा। एट द सेम टाइम जो सर्कुलर कॉइल है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी वो बनेगी म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये फॉर्मूला हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देख चुके हैं। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास नीडल के ऊपर एक्ट हो रही है उसको अगर हम ध्यान से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R इज इक्वल्स टू BH इंटू टैन ऑफ थीटा। जिस पोजीशन में कॉइल इक्विलिब्रियम में आएगी, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, एक पोजीशन में रहेगी, इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए मैंने म्यू नॉट NI अपॉन 2R को BH टैन थीटा से इक्वेट कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन में बोलो म्यू नॉट का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय म्यू नॉट? लक्षात नाही सर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, I का मतलब करंट, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है N का मतलब? नंबर ऑफ टर्न्स। देन R का मतलब इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस। देन टैन थीटा में ये थीटा मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल। ठीक है, हो सर। तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे मुझे करंट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, और वो एक्सप्रेशन होगा 2R BH डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू N इंटू टैन ऑफ थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट देखेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टैन थीटा। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टैन थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू K इंटू टैन ऑफ थीटा। एंड इस K को बोला जाता है एज ए रिडक्शन फैक्टर। K को क्या बोला जाता है? एज ए रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, चलो देख लो ध्यान से। शुभमकर, है एवरीथिंग क्लियर?
सर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। I इज इक्वल्स टू K इंटू टेन ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन से हम वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होने के बाद, पढ़ने के बाद हमें और एक डिवाइस पढ़ना है नेक्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं एज ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब ये मैग्नेटोमीटर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे गैल्वेनोमीटर को हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर का मतलब होगा एक डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। उस तरह से ये जो मैग्नेटोमीटर होता है इसका काम क्या होता है, मैग्नेटोमीटर होता है इसका काम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट जो है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक सेटअप होता है जिसमें फिर से हम क्या करते हैं, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर कॉइल रखते हैं, सर्कुलर प्लेट रखते हैं, और इसमें क्या होता है एक मार्किंग की स्केल होती है, एंड अगेन यहाँ पे हम कंपास नीडल इसके सेंटर में रखते हैं, ठीक है। एंड इसके दोनों साइड में दोनों आर्म जो है उसको अपन क्या करते हैं फिर से मीटर स्केल से मतलब ग्रेजुएट कर देते हैं। तो ये मैग्नेट की पोजीशन अगर वहां पे चेंज हो गई तो हम रिजल्टेंट डिस्टेंस वहां पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनती है कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में बाकी ज्यादा कुछ खास पॉइंट है नहीं, यहाँ पे बस आपको दो पोजीशन याद रखनी है। एक आती है tan A पोजीशन। अब ये tan A पोजीशन मतलब क्या होगा, ये जो मैग्नेटोमीटर है ये हम प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द, इसको अपन प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मुझे बोलो, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस तरह से एक्ट होगी, मतलब ये मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर हमें रिजल्टेंट जो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नल मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है, वो ऑकर होगा जिससे अपन करंट मेजर करेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे कंडीशन होगी BH इंटू टेन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल लाइन आ गई, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये बनेगा m अपॉन r का क्यूब। वही है जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में केस हमने देखी थी, उसी के सिमिलर ये केस है। एंड अगर यहाँ पे tan B पोजीशन आ गई तो tan B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर प्लेस कर रहे हैं। तो उस केस में फिर से ये BH इंटू टेन ऑफ थीटा जो है ये मिलता है इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m अपॉन r का क्यूब, ठीक है। तो ये होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। बस इसमें थ्योरेटिकल ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, tan A पोजीशन एंड tan B पोजीशन, ठीक है सर। यस एक मिनट, ये tan A पोजीशन में ट्वाइस ऑफ m होगा, एंड यहाँ पे ये इक्वेटर के ऊपर आता है इसलिए m अपॉन r क्यूब होगा, ठीक है। क्लियर? हो सर। इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के बाद में, जिसको अपन बोलते हैं एज ए ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर या फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर या फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब ये ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर या फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का मतलब क्या होगा, फिर से वही केस होगी, ये एक डिवाइस रहेगा जिसका हम यूज करेंगे किस लिए, टू कैलकुलेट और टू कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। मतलब हम करते क्या है, देखो इस तरह का एक वैक्यूम चेंबर लेते हैं और इस वैक्यूम चेंबर में ठीक है, इस वैक्यूम चेंबर में हम करते क्या है, बेसिकली इस तरह से एक थ्रेड का यूज करके एक मैग्नेट प्लेस कर देते हैं। एंड ये मैग्नेट पहले खुद को अलाइन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में।
फिर हम इसके पोजीशन के अबाउट अगर इसको डिप्लेट करके छोड़ देंगे तो ये मैग्नेट क्या करता है, अपने पोजीशन के अबाउट इस तरह से एसएचएम परफॉर्म करता है, एंड उस एसएचएम का पीरियोडिक टाइम होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ I अपॉन M इंटू BH। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर से हम यहाँ पे टी कैलकुलेट करते हैं। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है पीरियोडिक टाइम किसका, ये जो वाइब्रेशन या फिर एसएचएम परफॉर्म करने वाला ये मैग्नेट, उसका पीरियोडिक टाइम, ठीक है। देन यहाँ पे जो आई का मतलब यहाँ पे करंट नहीं है, आई का मतलब यहाँ पे हमें लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन यहाँ पे जो यम दिख रहा है कैपिटल यम, इसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एंड जो BH है इसको बोला जाता है एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज BH, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन होता क्या है, देखो हम T को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से मालूम होता है, अगर नहीं भी मालूम तो हम यहाँ पे बार मैग्नेट है इसलिए ml²/12 ये फॉर्मूला यूज करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द मैग्नेट, देन L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, एंड BH तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे अगर यम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें इक्वेशन रीअरेंज करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा T² इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू I डिवाइडेड बाय यम इंटू BH, यानी कि यम के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर इंटू I डिवाइडेड बाय BH इंटू T का स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम गिवन बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट अगर आपको दिया जाता है तो उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? हो सर। और यहाँ पे उस एक्सप्रेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बेसिकली जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T² है, यानी कि अगर हमें M1 एंड M2 दो मैग्नेट की डाइपोल मूवमेंट अगर कंपेयर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, M1 अपॉन M2 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में T² एंड BH वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि BH जो है अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T² है, तो एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन दूसरे पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। मतलब कि इस तरह के इक्वेशन यूज करके हम दो मैग्नेट्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स या फिर दोनों मैग्नेट की डाइपोल मूवमेंट्स बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? हो सर। इसको कंपेयर करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक जगह पे अरेंजमेंट करने के बजाय, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, हो सर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एप्लीकेशन में अरेंजमेंट करके हम ये डाइपोल मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो अगर हमने मैग्नेट जो वाइब्रेट होने वाले हैं इनको इस तरह से प्लेस किया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड इसकी डायरेक्शन में सॉरी इसके नीचे एक नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगी हमें वो दोनों की ऐड होगी, मतलब ये बनेगा M1 प्लस M2। उसी तरह से रिजल्टेंट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो भी क्या होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, मतलब ये बनेगा I1 प्लस I2। यानी कि इस सिचुएशन में अगर पीरियोडिक टाइम चाहिए तो ये बनेगा 2 पाई रूट ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय BH इन ब्रैकेट M1 प्लस M2। अब यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की सम होती है, इसलिए इस टाइप की जो पोजीशन अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको बोला जाता है सम पोजीशन या फिर सम मेथड, सम पोजीशन या फिर इसको अपन सम मेथड ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर दोनों की हम मैग्नेटिक मूवमेंट की डिफरेंस करेंगे, अब डिफरेंस क्यों करेंगे,
क्योंकि प्लेस करते टाइम हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके नीचे हमने मैग्नेट रखा है और यहाँ पे आ गया साउथ पोल, यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल। अब दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। इस तरह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें मिलेगी m1 माइनस m2, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो स्केलर है, इसलिए वो तो ऐड ही होगा। यानी फर्स्ट केस में हमें T1 मिला था 2 पाई रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन BH इन ब्रैकेट m1 प्लस m2, और इसी तरह से हमें ये T2 मिलेगा 2 पाई रूट ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय BH इन ब्रैकेट m1 माइनस m2। यहाँ पे डिफरेंस लिया, इसलिए इस मेथड को हम बोलेंगे एज ए डिफरेंस मेथड और डिफरेंस पोजीशन मेथड। क्लियर है? देखो दोनों भी इक्वेशंस क्लियर है सर। अब यहां से अगर दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमें कंपेयर करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लेना है तो ये आएगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, दोनों भी केस में, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बस यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ठीक है, नीचे लिखते हैं, रूट में डिनोमिनेटर में था, इसलिए ये T1 अपॉन T2, 1 को मैं सम बोलता हूं और 2 को मैं डिफरेंस बोलता हूं, तो T फॉर सम अपॉन T फॉर डिफरेंस इज इक्वल्स टू बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरह से हम दो मैग्नेट की जो डाइपोल मूवमेंट है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं एंड उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। है क्लियर? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट डिवाइसेस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एंड उससे रिलेटेड पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारे डिवाइसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो आज क्या करेंगे, आप यही जो क्लास में पढ़ाया था उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देन जो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 एंड उसके बिफोर की थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल है उसको कंप्लीट करेंगे इन कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 एज वेल एज कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 से पहले का जो पार्ट है ऑलमोस्ट वो हम पढ़ चुके हैं पहले, मैग्नेटाइजेशन, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। मतलब कि कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक का पूरा डेटा आपको कंप्लीट करना है। तुम्हारा जो है मैग्नेटिज्म का रिमेनिंग जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा एंड अगेन मैं वर्कशीट भी सेंड करता हूं आपको इवनिंग तक, एंड इवनिंग में टेस्ट होगी बेस्ड ऑन सेम पार्ट। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।